हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो पोएट्री है उसकी सेकंड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को कंपोज किया पैब्लो नेरुडा ने और एक चिलियन पोएट रहे हैं और ट्रांसलेशन इसका कई लैंग्वेज में हुआ है इस पोएम का। चूँकि पैब्लो नेरुडा एक नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे हैं, बहुत ही अच्छी पोएम रही है, इसी वजह से ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और इस कीपिंग क्वाइट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कीपिंग क्वाइट जो है आपकी, इसका जो मेन थीम है वो इस पे है इंट्रोस्पेक्शन में। इंट्रोस्पेक्शन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है। तो हमारे थॉट्स हमारे माइंड के अंदर रन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, जो भी थॉट हमारे अंदर आ जा रहे हैं, और वही थॉट आगे चल के हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम जो थॉट सोच रहे हैं, जैसे हमारे मन में कोई झूठ बोलने का अगर थॉट आ रहा है तो हम आगे चल के झूठ बोलेंगे। कहते हैं ना कि आपका बिहेवियर, आप जो सोचे रहते हैं उसी का एक्शन होता है। तो पैब्लो नेरुडा ने कहा कि जो माइंड के अंदर हैपनिंग हो रही है, यानी जो माइंड है हमारा, इसके अंदर थॉट प्रोसेसिंग चल रही है, थॉट प्रोसेस चल रहा है। अगर हम बहुत ही केयरफुली, बहुत ही मतलब एक तरीके से कॉशियसली अगर उन्हीं थॉट को ऑब्जर्व करें तो हम जान पाएंगे कौन सा काम अच्छा कर रहा है और कौन सा काम, यानी कौन सा थॉट हमारा अच्छा चल रहा है और कौन सा थॉट हमारा बुरा चल रहा है। तो ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ये इंट्रोस्पेक्शन पे ही बेस्ड है, क्योंकि हम जाने तो कि हम क्या सोच रहे हैं, जो हमारे माइंड के अंदर थॉट प्रोसेसिंग चल रही है वो किस डायरेक्शन में। कभी एक बार हम उसे एनालाइज करें तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही हो गया कि सेल्फ एनालिसिस करना है आपको, अपना खुद का एनालिसिस। क्योंकि हम लगे कहाँ हैं, दूसरे का एनालिसिस करने में, ये अच्छा है ये बुरा है। तो एक बार हम अपना भी, तो जो इस पे बेस्ड है, तो ये कहते हैं कीपिंग क्वाइट। और अगर हमें थॉट प्रोसेसिंग को ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या करना होगा, क्वाइटनेस यानी स्टिलनेस के स्टेट में जाना होगा, शांत होना पड़ेगा। जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक हम ये जान ही नहीं, अपने आप को कैसे समय देंगे। जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम कैसे अपने थॉट को ऑब्जर्व करेंगे, अपने एक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जब तक हम समय नहीं देंगे। तो यहाँ पर नाम ही पड़ गया कीपिंग क्वाइट। कैसे बने रहना है आपको, शांत बने रहना है, बोलना कुछ नहीं है, आवाज़ बंद कर लेनी है और उसके साथ कोई मूवमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि स्टिलनेस और क्वाइटनेस या कोई मूवमेंट अगर देखा जाए नहीं करना है तो शांत होना और किसी एक्शन या मूवमेंट का रोकना, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप काम किए जा रहे हैं और आप शांत भी हैं तो भी आप अपने मोटिव को नहीं पाएंगे जो ये करना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड है, लिखा है ना कि टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। म्यूचुअल बना है म्यूट से। म्यूट का मतलब होता है कि अगर हम ना भी बात कर रहे हैं, म्यूट स्टेट में कोई हो, म्यूचुअल पारस्परिक, तो ये दो चीजों पे काम करता है कि आखिर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है। हमें अपने एक्शंस को, हमें अपने थॉट को, हमें अपनी सेल्फ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि ये पोएम एक चीज और करती है कि फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक आपसी समझ की फीलिंग डेवलप करती है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा अपने आप डिस्टर्ब होगा। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग कोई भी एक्शन करते हैं उसके इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ते हैं।
क्योंकि हम म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड हैं, म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, तो इसकी फीलिंग आती है। तो ये जो पोएम है इस पे वर्क करती है। अब इस पोएम को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पोएम हमें बताती क्या है। लिखा है कि अब पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब सवाल ये है कि W ये आपका लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये तो आपको पता है कि अलिट्रेशन है, ठीक है। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब 12 पे क्वेश्चन खड़ा होगा कि 12 तक ही क्यों काउंट करें। ये मेजरमेंट है, ये मेजर है या मेजरमेंट ऑफ टाइम है ये। अब चाहे आप क्लॉक का ले लीजिए, जो भी है, तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं काउंट करूंगा 12 तक, और करना क्या है, वी विल ऑल कीप स्टिल, शांत होना, और हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, शांत रहेंगे हम। तो ये कह रहे हैं कि मैं इतना तक काउंट करूंगा और हम सब क्या करेंगे, शांत रहेंगे। 4 once ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो अर्थ है इसके फेस पर यानी अर्थ पे एक बार, 4 once एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब यहीं भी रोक दे रहा है वो कि चलो हमें क्या नहीं करना चाहिए, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हमें बोलनी नहीं है, कोई किसी भी, क्योंकि अगर कोई एनी लैंग्वेज मतलब पूरा वर्ल्ड में पता नहीं कितने लैंग्वेज क्या है, एक्सप्रेशन का मीडियम है, तो हम कोई चीज एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन के ड्यूरिंग बहुत कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज होने का मतलब तमाम कम्युनिटी, तमाम नेशनैलिटीज, तमाम रेसिज्म, तमाम बातें, तो जब हम इसी को रोक देंगे, किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोलना है, तो ये बहुत तरीके से बहुत सारे जो डिस्प्यूट, बहुत सारे जो परेशानियां खड़ी होती हैं उनको यही ब्लॉक कर दे रहे हैं, ये नहीं बोलना है, क्योंकि जाना कहाँ है, जब हम बोलेंगे तो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहां पे आर्म्स है, करें 1 सेकेंड के लिए हमें क्या करना है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो जो हमारे आर्म्स हैं जिसको हम बाह बोलते हैं, अब यहां पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, पन। पन क्या करता है, ये 2 सेंस देता है। आर्म्स देखें तो हमारे जो आर्म्स हैं, और दूसरा सेंस ले तो वेपनरी का सेंस देगा, वेपन का सेंस देगा, एम्यूनिशन का सेंस देगा, जो हथियार वगैरह होते हैं उसका सेंस देता है। हमें चाहे ये वाले आर्म्स हो, चाहे वो कोई और आर्म्स हो, हमें उनको मूव नहीं कराना है, जो जहां है वहीं रोक देना है। अगर ये रुक गया तो कहीं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए वॉर हो रहा है, कोई और चीज हो रही है, तो वो स्टॉप कर जाएगा। यानी हम सबको रोकेंगे, सारी चीजें रोक देंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। अब ये बड़ा स्ट्रेंज मोमेंट होगा, बड़ा स्ट्रेंज मोमेंट होगा। अब स्ट्रेंज क्यों, क्योंकि इसके पहले तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, और जो चीज पहले हुआ नहीं है नो डाउट वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बड़ा स्ट्रेंज होगा, बड़ा अजीब सा माहौल होगा, क्योंकि इसमें लोग क्या करेंगे, एक इक्वल स्टेट में आने जा रहे हैं ना, जब बोलेंगे नहीं तो इक्वल स्टेट में आ जाएंगे विदाउट रश। हम सब क्या कर रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हैं, हर कोई इन द हीट ऑफ द होप, मतलब ये देखा जाए तो आशा की गर्मी में हर कोई उम्मीद में भाग रहा है, हर कोई कुछ पाना ही चाहता है, रुकना कोई नहीं चाहता। तो रश विदाउट इंजन देखें, यहां विदाउट तो आप देखेंगे रिपीटेशन है, रिपीट हो रहे हैं, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अब सवाल ये क्या है, ये है सिनिकडकी।
सिनिक डकी क्यों है? क्योंकि इंजन का मतलब पूरी मशीनरी, अब मशीनरी तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया। सिनिक डकी क्या कहती है कि बहुत बड़े पार्ट में से छोटा सा पार्ट ले लो और इसी पार्ट से बड़ी पार्ट को इंडिकेट कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। जैसे पूरी बॉडी है, इसमें से मैं कह दूं 4 आंखें मेरा पीछा कर रही थी। अब 4 आंखें मतलब छोटे छोटे पार्ट हैं। अब 4 आंखें समझ गए होंगे आप कि 2 ह्यूमन, 2 पर्सन, 2 लोग, पूरी बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट ले लिया गया, तो छोटा सा पार्ट लेके बड़े को रिप्रेजेंट करना। तो यहां इंजन जो है ना वो छोटा सा पार्ट है, लेकिन पूरी मशीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरी मशीनरी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ रहे हैं आप? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अब चूंकि एग्जॉटिक देखिए क्या है, सडन है, अचानक से पहली बार हो रहा है। ये सडन स्ट्रेंजनेस हो रहा है, अचानक से हो रहा है, पहले नहीं हुआ है ये सब। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन। अब कोई शोर शराबा इंजन का भी नहीं होगा, कोई शोरगुल नहीं, मशीनरी भी स्टॉप, मशीनरी भी स्टॉप। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे, एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अब चूंकि अचानक से जो कोई चीज पैदा होगा तो स्ट्रेंजनेस तो हो ही जाएगा, सडन स्ट्रेंजनेस। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अब देखिए जो फिशरमैन ना, ये कोल्ड सी, हालांकि सी कोल्ड नहीं होता, ये कोल्ड यहां आना एक ट्रांसफर्ड एपिथेट, एक लिटरेरी डिवाइस है। जब एडजेक्टिव को किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहां सूटेबल ना हो, ठीक है, तो कोल्ड सी। तो यहां पे क्या हुआ, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, लेकिन एक सेंस और भी समझना है, ये कोल्ड एक्चुअली में फिशरमैन है। अब ये कोल्ड क्यों है? क्योंकि ये हार्टलेस है, ग्रीड में, लालच में, इन चीजों में आकर के कर क्या रहे हैं ये हार्म वेल्स, ये वेल्स को हार्म कर रहे हैं। ये जो मछलियां हैं, ये एक तरीके से देखा जाए तो लिमिटलेस होकर के उनको ये क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। ये वही फिशरमैन है जो हार्म कर रहे हैं, मतलब कोई भी इनको इस परवाह नहीं है, सिर्फ अपने लालच की परवाह है। और ये विदाउट कंसिडरिंग द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी परवाह नहीं कि इन्वायरमेंट का बैलेंस कहाँ जा रहा है, संतुलन कहाँ जा रहा है, बस इनको अपनी पड़ी है। लेकिन जब इस स्टेट में चले जाएंगे, 12 काउंट देने तक बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, तो ये भी क्या करेंगे, रुक जाएंगे। वेल्स को जो हार्म कर रहे हैं ये रुक जाएंगे, मतलब ये भी कोई काम नहीं करेंगे उसके बाद। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और ये जो आदमी है जो सॉल्ट की गैदरिंग कर रहे हैं, सॉल्ट की गैदरिंग कर रहे हैं, ये क्या करेंगे पता है, ये सॉल्ट की जो गैदरिंग हो रही है, यानी ये नमक जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, मतलब इतना ज्यादा लालच में है, ये सॉल्ट गैदर कर रहे हैं सॉल्ट को, और उससे कितना इनके ऊपर असर पड़ रहा है, इंजरी हो रही है, वुंडेड है, ये थोड़ा सा समय पा जाएंगे अपने हैंड्स को चेक करने के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये अपनी परवाह करेंगे थोड़े समय के लिए, इनको भी समय मिलेगा कि लाओ देखें। क्योंकि एक बात समझ लो, जो इंसान अपने हर्ट हैंड्स को नहीं देख सकता, जो अपना खुद का दर्द नहीं समझ सकता, अपने इंजर्ड हैंड से वो काम कर रहा है, वो दूसरे की इंजरी को क्या समझेगा? वो जो अपने दर्द को नहीं समझ पाया, वो दूसरे के दर्द को क्या समझेगा? वो जो अपने लिए इतना कठोर होता जा रहा है,
बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरे के लिए बड़ा सरल बनना। तो वो जब अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा तो वो कुछ सोचेगा इसके बारे में। और फिर आगे कह रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब देखिए, अब ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर ये कीपिंग क्वाइट वाले स्टेट में चले गए तो ये भी रुक जाएंगे। वॉर्स विद गैस, यानी ये डिफॉरेस्टेशन का मतलब चल रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन में है सब। यहां पे देखें तो गैसियस वॉर्स हैं, वॉर्स विद गैस हो रहा है। यहां देखिए वॉर्स विद फायर है, एम्यूनिशन है, यानी जिसको आप बोलते हैं कि आर्म्स वगैरह चल रहे हैं, हथियार वगैरह है, इसमें वेपन है, गोलीबारी हो रही है। ये सब लोग भी क्या करेंगे ना, रुकेंगे, स्टॉप करेंगे। और ये लाइन कितनी अच्छी लाइन है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, क्या मतलब है इसका? जीत तो मिल रही है। वॉर आज तक किसके लिए बेनिफिशियल रहा? वॉर आज तक किसके लिए अच्छा रहा? वॉर ये एक ऐसी चीज होती है ना, जीत होने के बाद भी कोई मतलब नहीं होता, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता कि कैसे मनाएंगे अब सेलिब्रेशन, क्योंकि वो जो चले गए, अरे उनको खो करके आप जीत हासिल करके क्या करेंगे? मनुष्य को खो करके ऐसी जीत का क्या मतलब है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवल नहीं रह गया। जो जीत तो हासिल हुई लेकिन लोग नहीं रहे, लोग रह ही नहीं गए, तो ऐसी जीत का क्या मतलब है? ये भी रुकेंगे। वॉर्स, ग्रीन वॉर्स, गैसियस वॉर्स और ये आर्म्स, फायर, इन सब के जो वॉर्स हैं ये भी रुकेंगे। और जब ये सारी चीज़ें रुकेंगी और आदमी इंट्रोस्पेक्शन के स्टेट में जाएगा, अपना सेल्फ एनालिसिस करेगा, अपने थॉट को देखेगा, अपने किए हुए कर्मों को ध्यान देगा। क्योंकि आज इतना तेजी से लोग आगे भाग रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और ये सब उनके पास सोचने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज दे आर इन हरी टू गेट समथिंग। एवरी मोमेंट दे आर थिंकिंग टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग, टू अर्न, टू डू समथिंग। लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। When they are not in that state, how can they think? वो कैसे सोच सकते हैं कि उनके किए हुए कर्म, उनकी की हुई एक्टिविटीज अच्छी हैं या बुरी हैं? तो क्या होगा कि जब ये सारी चीजें रुक जाएंगी इंट्रोस्पेक्शन की वजह से, तो वुड पुट ऑन, ये लोग जो है ना, ये लोग दोज हु ग्रीन वॉर्स, गैस वॉर्स, फायर वॉर्स, इन सब को करने वाले ये जो लोग हैं ना, ये क्या करेंगे? पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। पुट ऑन मीन्स पहनना, ये क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, यानी मेटाफर, मतलब ये न्यू आइडियाज इनके दिमाग में आएंगे, नए ख्याल, नए विचार इनके दिमाग में आएंगे। ये नए ख्यालों के साथ आगे बढ़ेंगे और नया ख्याल, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स। तो अब आपने देखा कि नए थॉट आ रहे हैं। अब ये ब्रदर्स कौन है? ये लोग, ये वही लोग हैं जो आपस में लड़ा करते थे, और जब इनके थॉट बदल गए, इन्होंने नए क्लीन क्लॉथ्स, नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये अपने आप में ब्रदर्स, यानी एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। वो भी ये ब्रदर्स क्या है? फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारे में आ जाएंगे। दुश्मनी, एनिमिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ब्रदरहुड यानी फ्रेटर्निटी की शुरुआत हो जाएगी।
और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब इंट्रोस्पेक्शन की स्टेट में जाएंगे। और ये सब इन द शेड, शेड मीन्स प्रोटेक्शन। अब ये बहुत शेड में रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए। मतलब ये इंट्रोस्पेक्शन की वजह से सोचिए आप, ऐसी कोई अब हरकत नहीं करेंगे, जो ये सारी चीजें थी सब रुक जाएंगी। सोचिए कुछ न करते हुए ये सब हासिल कर लेंगे। क्या गजब का कंट्रास्ट है। डूइंग नथिंग मतलब सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाओ और कुछ पल के लिए कुछ मत करो, और सोचो कुछ पल के लिए कुछ न करते हुए कितनी चीजें हासिल हो गई। बहुत सारी चीजें हासिल हो गई। फ्रेटर्निटी आ गई, अगर देखें तो इन्वायरमेंट सही हो गया, लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग क्रिएट हो गई, लोग इंट्रोस्पेक्शन की वैल्यू समझने लगे। डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए सब हो रहा है ना, बड़ी कमाल की बात। अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं। What I want should not be confused with total inactivity। अक्सर क्या होता है ना, जब कोई कहता है कि शांत हो जाओ, इंट्रोस्पेक्शन में चले जाओ, रेट्रोस्पेक्शन में चले जाओ, अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, उन्हें कंट्रोल करते हुए इसी तरीके से एक्शन लो, बिहेवियर शो करो। लोग कहते हैं कि इस तरह करने से, जब आदमी इस तरह चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो वो लोग जो कंफ्यूज्ड है ना, उसको कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लोग कम नहीं है संसार में, वो लॉजिक देने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए खड़े हैं। क्रिटिसाइज अच्छा होता है क्रिटिसिज्म, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में हो। नहीं तो कहते हैं ना कि आलोचना, जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो उसको क्रिटिसाइज करो तो इतना खतरनाक हो जाता है, पूछो ना, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्रिटिसिज्म सही है, लेकिन उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, और टोटल इनएक्टिविटी आप समझते हैं क्या है? इसको बोलते हैं डेथ। लोग समझते हैं कि अगर हम इस कंडीशन में चले जाएंगे, टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे, और टोटल इनएक्टिव होने का मतलब हम बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमारी ग्रोथ ही रुक जाएगी। क्योंकि किसी ने लिखा ना, ग्रोथ इज लाइफ, ग्रोथ इज लाइफ। तो उनको लग रहा है कि अगर हम इस स्टेट में चलेंगे तो ग्रोथ ही रुक जाएगी, और जब ग्रोथ रुक जाएगी तो हम सब इनएक्टिव यानी डेथ के जैसे हो जाएंगे। लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो मैं चाहता हूं, उसको आप टोटल, उससे कंफ्यूज मत होइए कि टोटल इनएक्टिविटी है, कंप्लीट इनएक्टिविटी यानी डेथ के इक्विवेलेंट है ना। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन वही है जिसके बारे में है ये। यानी लाइफ क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर आदमी इंट्रोस्पेक्शन में चला गया, लाइफ ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप भी देखिए, कुछ भी ना करते रहिए तब भी लाइफ चलता रहता है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, एज बढ़ रही है, समय जा रहा है, चीजें कम ज्यादा हो रही हैं। यानी लाइफ को देखा जाए तो लाइफ एक्चुअली में ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसे आप रोक नहीं सकते। तो अगर मैं कह रहा हूं तो पहली बात तो समझो कि लाइफ इनएक्टिविटी नहीं है। अगर कोई इंट्रोस्पेक्शन में चला गया तो उसे इनएक्टिविटी नहीं कही जा सकती। टोटल इनएक्टिविटी नहीं है वो, कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं है वो, क्योंकि लाइफ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आई वोंट नो ट्रक विद डेथ, और मैं इस इंट्रोस्पेक्शन को, अपने इस इंट्रोस्पेक्शन को डेथ के साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ये नो ट्रक विद डेथ का मतलब हो गया कनेक्शन, एसोसिएशन। मैं इंट्रोस्पेक्शन को डेथ से एसोसिएट नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन एक दूसरी चीज है और डेथ एक दूसरी चीज है। अब ये कह रहे हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि अगर हम
ऐसे ना होते, कैसे ना होते, सिंगल माइंडेड ना होते। बस हमारा एक ही टारगेट, एक ही मोटिव बना हुआ है, बस एक सिंगल मोटिव बना है, क्या? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमारी ये जो लाइफ है ये मूव ऑन करती रहे। मतलब हमें केवल जीवन जीना है, बस हमारी लाइफ मूव ऑन करती रहे बस। अब मूव ऑन करती रहे, चाहे वो गलत तरीके से, चाहे वो सही तरीके से। बस इन्होंने कहा कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते इसके बारे में कि हमारी लाइफ केवल मूव ऑन करती रहे, अगर हम इस तरह एक सिंगल माइंडेड, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है बस कि हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहे, हमारी लाइफ चलती रहे बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे बेईमानी से चाहे ईमानदारी से। तो अगर हम इस तरीके से सिंगल माइंडेड होंगे कि हमारी लाइफ चलने से मतलब है, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो, तब तो बहुत डेंजरस स्टेट है ये, बहुत ही भयावह स्थिति है ये, मतलब कैटास्ट्रफी है ये। फिर तो चाहे जो हमें मिलेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को चलाना है, क्योंकि ना कोई एथिक्स होगा ना कोई मोरल होगा, बस लाइफ चलती रहनी चाहिए। और शायद आज ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिंगल माइंडेड हो रहे हैं, क्योंकि उनका बस एक मतलब है कि जीवन चलना चाहिए, चाहे पैसे गलत तरीके से आए चाहे सही तरीके से आए, बस पैसे आने चाहिए, क्योंकि पैसे जरूरी हैं लाइफ को मूव ऑन कराने के लिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और बस केवल एक बार हम कुछ ऐसा ना कर, मतलब ऐसा है एक बार से, वन टाइम, नॉट सिंगल माइंड। इसने कहा एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार ऐसा हो सकता ना कि हम कुछ न करते। अभी आपने देखा कि कुछ न करने से कितना बड़ा रिजल्ट मिला। अरे कुछ न करने से, यानी ध्यान मेडिटेशन करने से लोग भगवान तक को पा लेते हैं, और दुनिया कहती है कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कुछ न करने से वो हार्मोनियस, यानी एक हार्मोनियस स्टेट में चला जाता है, इंट्रोस्पेक्शन के स्टेट में चला जाता है, और जब वो बाहर आता है तो एक नई पर्सनालिटी उसकी होती है, एक नया व्यक्तित्व होता है उसका। और वो भी कैसे? कुछ न करने से, कुछ पल के लिए। एक बार पैब्लो नेरुडा कहते हैं बस एक बार अगर कुछ न कर सके, कुछ न, तो क्या होगा? परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. एक बार तो शायद a huge silence, अभी छोटा मोटा साइलेंस नहीं, क्योंकि पूरा एंटायर वर्ल्ड प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो जो पूरा एंटायर वर्ल्ड प्रैक्टिस करेगा तो छोटा मोटा साइलेंस नहीं होगा। ह्यूज साइलेंस क्या करेगा? माइट इंटरप्ट, हो सकता है इस चीज को इंटरप्ट कर दे। किस चीज को? कि हाँ लाइफ चलती रहनी चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब जीवन बस चाहे जैसे चले। शायद ये जो सोच लोगों की बनी है ना, इसको हो सकता है वो इंटरप्ट कर दे। क्या इंटरप्ट कर देगा? ह्यूज साइलेंस। क्योंकि जब शांत होंगे और अपने थॉट को, अपने सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो क्या होगा? शायद ये जो हमारा सेल्फ एनालिसिस है, जब पूरी दुनिया के लोग इसको करेंगे, तो एक माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और ऑफ ये जो दुख है, सैडनेस है किस चीज का? नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। क्योंकि देखो एक बात है, अपने आप को न जानना। क्योंकि सोक्रेटिस ने बहुत साल पहले कह करके अपना शरीर छोड़ा, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, यानी अपने आप को जानो। क्योंकि अपने आप को न जानना भी पैब्लो नेरुडा ने कहा कि ये सैडनेस है, ये दुख है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानेंगे। सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को न समझना। क्योंकि हम अपने आप को कहां समझ पाए? क्योंकि अगर हम समझ जाएं कि हम पीस के लिए हैं, हमारे एक्शन ट्रैंक्विलिटी जनरेट करने के लिए हैं, हमारे एक्शन हार्मोनियस स्टेट जनरेट करने के लिए हैं, हम खुद पीस के लवर हैं। लेकिन हम इन चीजों को जब नहीं समझते तो हम पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं। हम ट्रैंक्विलिटी के स्टेट नहीं प्रोड्यूस करना चाहते, हम हार्मोनियस फ्रेटर्निटी एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को ही नहीं जानते तो हम चाहे जो करेंगे।
लेकिन जिस पल अपने आप को जान गए कि वी आर सोर्स ऑफ काइंडनेस, वी एंटायर ह्यूमन बींग्स आर सोर्स ऑफ मर्सी, सोर्स ऑफ अफेक्शन, जब हम अपने आप को जानने लगेंगे तो ये दुख खत्म हो जाएगा। और एक दुख और भी है हम लोगों के साथ में, क्या? थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। हर समय एक बात का डर लगा है, मौत। थ्रेटनिंग, किस बात की डर, किस बात की धमकी? हमेशा डेथ की, मौत की। क्या मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे? नहीं। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन में चले गए तो हमें वो भी स्ट्रेंथ मिल जाएगी जिससे हमारे अंदर का जो डर है, डेथ की जो डर है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब वो एक स्पिरिचुअलिटी की स्टेट अलग है, हालांकि इनको स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल पोएट नहीं माना गया है, लेकिन ये जो चीज़ें बताई गई कि जब इंट्रोस्पेक्शन में जाने के बाद जब ये डिफरेंस क्रिएट होने लगता है कि बॉडी और सोल में डिफरेंस है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी और सोल में डिफरेंस है, क्योंकि बॉडी मॉर्टल है और सोल इमॉर्टल है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ये इंट्रोस्पेक्शन से ही क्रिएट होता है, मेडिटेशन से ही क्रिएट होता है। तो दो चीज़ें वो जान जाएगा। एक तो अभी अपने आप को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, हालांकि इनको ह्यूमैनिटेरियन माना गया है, मानवतावादी माना गया है, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को टच किया, लेकिन आपको लिखना नहीं है क्योंकि बोर्ड इस बात को नहीं मानता। बट इतना आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है, काफ़ी डीप में बात रखते हैं ये। तो थ्रेटनिंग, दो चीज़ों का डर जो है, जो दो चीज़ों का दुख है, एक तो अपने आप को न जानने का और दूसरा मौत से, जो मौत का डर बना है, ये भी खत्म हो जाएगा। बस एक बार करना क्या है? कुछ नहीं करना है। एक बार ऐसे करना है, कुछ भी नहीं करना है और शांत होकर के रहना है। Perhaps the earth can teach as when everything seems dead and later proves to be alive. Perhaps, अब चलिए एग्जाम्पल देते हैं, देखिए ध्यान से। शायद the earth can teach us, अब ये अर्थ कैन टीच अस, अब अर्थ हमें शायद ये सिखा सकती है। यहां पर अर्थ को क्या माना गया है? इसको कहा गया कि पर्सोनिफिकेशन में है, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये क्योंकि यहां जीता जागता माना गया अर्थ को। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज डेड नजर आती है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं है। अपेरेंटली देखा जाए, क्लियरली विजिबिलिटी में क्या दिखता है? डेड। अर्थ पे बहुत बड़ा विंटर चल रही है, देखिए बहुत सारी चीजें लगता है कि बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, कुछ नहीं है, लाइफ है ही नहीं है। आप काफी देखिए, अपने 12 का चैप्टर देखिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ देखिए, उसमें कितनी थिकनेस है उस आइस की, उसके नीचे कितने गहरे फीट पानी के अंदर सारी फिश हैं, सब चल रहे हैं, ऊपर से देखने में लग रहा है कुछ ही नहीं है। अर्थ हमें सिखा सकती है टीचर के जैसे कि जब सब कुछ क्या लगता है डेड है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीज जीती जागती साबित होती है। लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन बाद में सब कुछ। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब इन्होंने कहा कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप अभी शांत रहिए, एंजॉय करिए उस शांति का, उस इंट्रोस्पेक्शन का, उस बिना किसी मूवमेंट का। और मेरा मोटिव अब हो गया फुलफिल, और अब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यही मैसेज देने आया था। तो इनका कहना कि मेरा काम हो चुका, अब मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये पोएम किस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन को, फ्रेटर्निटी को, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को उठाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के फीलिंग्स को कन्वे करती है। ये सारी चीज़ों को पैब्लो नेरुदा ने इस पोएम में रखा। हमने देखा कि आर्म्स में पन है, इसमें कई लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। अलिट्रेशन है, रिपीटिशन है, पन है, सिनिक डकी है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर में आपका
वो क्या नाम है उसका, पैराडॉक्स है, मतलब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए गए हैं। जब आप बहुत डीप में समझेंगे तब समझ में आएगा कि जीत हो रही लेकिन सर्वाइवर नहीं है। कौन ऐसा आदमी है जो जस्ट मनाना चाहेगा इस जीत का जब अपने ही चले गए हों। तो ये मतलब ऐसे है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, क्लीन क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, उनको भी देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, समझिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा सब चीज़ें, देखिएगा और सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी 1-2 बार देखने के बाद। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ फिर वापस आएंगे और फिर आपको उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।